समाजवादी पार्टी में चले घमासान के बाद जब मुलायम ने ऐलान किया कि अब कोई लड़ाई और मनमुटाव नहीं है तो लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज की हकीकत यह है कि लड़ाई पहले से ज्यादा मुखर हो चुकी है। दरअसल शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के करीबी मंत्री पवन पांडे को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने का ऐलान किया है, लेकिन अखिलेश यादव उनको मंत्रिमंडल में बनाए हुए हैं और तो और इस रार के बीच सीएम ने सजाया है अपना रथ। वहीं दिल्ली पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा है कि वो अखिलेश यादव के अधीन नहीं है, अखिलेश यादव को पिता का सम्मान करना चाहिए था। पहले गए उदयवीर, फिर राम गोपाल हुए बाहर और अब पवन पांडे पर गिरी गाज। समाजवादी पार्टी और परिवार की रार सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। वर्चस्व की इस जंग में मोहरों से मात देने का सिलसिला भी जारी है। पार्टी से निकाले गए नेताओं की लिस्ट में अब पवन पांडे का नाम भी जुड़ गया। जी हां, वही पवन पांडे जिन पर नेताजी के करीबी एमएलसी आशु मलिक की पिटाई का आरोप लगा है। एक आरोप ये भी है कि पवन पांडे ने अनुशासन के पाठ को पूरी तरह भुला दिया था। मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री से हमने अनुरोध किया है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और समाजवादी पार्टी से उनको 6 वर्ष के लिए निकाल दिया गया। जो भी अनुशासनहीनता करेगा, गुंडही करेगा, नंबर 2 के काम करेगा, कब्जा करेंगे, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में नहीं रह सकते। एमएलसी उदयवीर और महासचिव रामगोपाल यादव को बाहर करने के बाद आज वन राज्य मंत्री पवन पांडे को भी 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। और तो और शिवपाल यादव ने पवन पांडे को कैबिनेट से निकालने के लिए चिट्ठी भी लिखी है। हालांकि इस सबसे इतर पवन पांडे को कोई फिक्र ही नहीं है। इस समय केवल यही एक लक्ष्य है और इन छोटी मोटी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहता। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और चाचा जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, साधुवाद। और अपने चाचा जी से कहूंगा हम भतीजों को ढेर सारा आशीर्वाद दें। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारा आशीर्वाद दें कि 2017 में श्री अखिलेश यादव दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर पवन पांडे को घर से निकाल दिया तो उधर बर्खास्त मंत्रियों की वापसी का सवाल है। चाचा शिवपाल भतीजे के चहेतों को चलता करने में जुटे हैं और अखिलेश यादव रथ यात्रा की तैयारी में लगे हैं। हालांकि सबके बीच चाचा शिवपाल यादव ने सरकारी कोठी से अपना सामान समेटकर घर खाली कर दिया। ये तो सरकार में वापस न आने का संकेत ही लगता है। बहरहाल सपा मुखिया मुलायम सिंह के दखल के बाद लगा था कि अब पार्टी पर छाए संकट के बादल छट जाएंगे, लेकिन यहाँ तो करीबियों की काट छांट का खेल चल रहा है। संघर्ष की मुनादी खुले तौर पर होने लगी है। सवाल ये है कि ये जंग थमेगी भी क्या? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। तो सबका सवाल यही है कि क्या ये जंग थमेगी, क्योंकि जिस तरह से संघर्ष देखने को मिल रहा है पार्टी के भीतर, उसके बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो चुके हैं। इस पर बात करने के लिए एक पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। मुकेश बहादुर जी हैं समाजवादी पार्टी से। मुकेश बहादुर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। उसके अलावा नरेंद्र राणा जी हैं बीजेपी से। नरेंद्र राणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मारूफ खान है कांग्रेस से। मारूफ खान जी, आपका भी स्वागत। अमिताभ अग्निहोत्री जी, एडिटर इन चीफ। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास जाएंगे। अमिताभ जी, पिछले दिनों से जो गतिरोध पार्टी में चल रहा है, हालांकि लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्या कहेंगे आप?
नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात जो लाख टके की बात है, जो कोई भी आदमी समझ लेगा, जिसका राजनीति से बहुत नहीं वो भी समझ लेगा, चुनावी मौसम में लोग जोड़ने का काम करते हैं। कोई पार्टी हो, छोटी हो बड़ी हो, जोड़ने का काम करती है। ये समाजवादी पार्टी है जो निकालने का काम कर रही है। पिछले 15 दिन में जाने कितने निकाल दिए और कितनों की लिस्ट बनी रखी है। बड़े बड़े निकाल दिए, छोटे छोटे निकाल दिए, चिंटू पिंटू निकाल दिए, महाबली निकाल दिए, रामगोपाल जी से लोग निकाल दिए और मोहल्ले वाले भी निकाल दिए, गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष भी निकाल दिया। मतलब इस तरह के छोटे भी निकाले और रामगोपाल जी से बड़े भी निकाल दिए। नरेश अग्रवाल का नाम लिस्ट में लिखा है। ये क्या है? मूल प्रश्न, समाजवादी पार्टी चुनाव की पूर्व संध्या पर जिस गृह युद्ध में झुलस रही है, क्या वह यह गृह युद्ध शांत करेगी? ये आज एक बड़ा सवाल है जी। और ये सवाल इसलिए बड़ा मुखर है, अगर समाजवादी पार्टी का शासन नहीं होता उत्तर प्रदेश में, तब शायद हम लोग इतनी शिद्दत से इस मसले पर चर्चा नहीं करते बार बार। क्योंकि आप शासक दल हैं, इसलिए आपकी कलह, आपका संकट, आपका बिखराव प्रशासन को प्रभावित कर रहा है, गवर्नेंस प्रभावित होती है। हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है किस मसले में? डेंगू के, चिकनगुनिया के मसले में। क्योंकि कौन कहां जाए, किससे कहे? मुकेश जी की पार्टी के जो बड़े लोग हैं, जो सरकार के बड़े लोग हैं, वो तो निकालो काटो मारो की मीटिंग में लगे हैं। कोई मुझे बता दे पिछले 3 दिन में एक भी खबर किसी चैनल पर देखी हो कि विकास के लिए कोई बैठक हुई हो, किसी मंत्री ने ली हो? दिन भर में यही देखता हूं, फला फला के घर से निकले, फला फला के घर घुसे, फला यहां मीटिंग कर रहे, ढिका वहां मीटिंग कर रहे। तो 22 करोड़ लोगों को यूं ही तो नहीं छोड़ा जा सकता। शिवपाल जी कहे मैं अखिलेश के अधीन नहीं, अखिलेश जी कहे मैं चाचा के अधीन नहीं, वो उनका निजी मसला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो चलनी चाहिए ना मालिक। मुकेश जी, जी अमिताभ जी, मूल प्रश्न मेरा वही है भैया, ये रार थमेगी या नहीं थमेगी, या इसी रार में चुनाव हो जाएगा? देखिए अमिताभ जी, ये बात सच है और इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि आपस में एक विरोधाभास जो है पिछले 3-4 महीनों से चल रहा है। इस बात को मैं लाइव आपके चैनल पे मैं एक्सेप्ट करता हूं कि समाजवादी पार्टी में एक जनरेशन गैप का एक विरोधाभास आपस में चल रहा है। लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने गवर्नेंस को छोड़ दिया है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपको मैं बता दूं कि परसों जिसमें समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने भावुक स्पीच दिया था, उसके बाद भी वहां से जाने के बाद वो असहज थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे काम को उसके बाद भी निपटाया। लोगों से मिले, तमाम आपके पत्रकार बंधु मिले, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो गवर्नेंस उन्होंने कहीं नहीं छोड़ दिया, अपने सरकारी कामकाजों में कहीं भी वो उसको पीछे नहीं छोड़ रहे, इतने प्रेशर के बाद भी। तो जहां तक रार थमने की बात है, धीरे धीरे जब मुलायम सिंह जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो धीरे धीरे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी में जिसमें उन्होंने बांटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सरकार कौन चलाएगा, संगठन कौन चलाएगा, काफी हद तक इसमें पाले खिंच गए हैं। लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। किसी ने इस बात से हट करके इतर बात नहीं की है कि वो 2017 में अखिलेश यादव जी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते। अखिलेश यादव जी ने जो 5 साल में कार्य किए हैं उसको ली करके लोग समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जा रही है। रथ यात्रा सामने है, रजत जयंती सामने है। और मैं एक उदाहरण देता हूं भैया, सुन लो। एक चावल दिखाता हूं आपको मुकेश जी, एक चावल दिखाता हूं डेगची से निकाल के, सपा की भगोने से एक चावल निकाल के दिखाता हूं, उस पर जवाब दे दीजिए, सारी बहस खत्म। समाजवादी पार्टी के कार्यालय से, प्रदेश के कार्यालय से एक परिपत्र जारी हुआ रजत जयंती समारोह के लिए, 5 तारीख वाले समारोह के लिए, ठीक।
लेकिन रथ यात्रा जो है अखिलेश यादव की, उसके लिए अभी तक पार्टी ने कोई परिपत्र जिला अध्यक्षों को नहीं भेजा। ये क्या अलग मामला है, वो अलग मामला है। एक इधर भाग उधर भाग रहा, कैसे कौ रहीम कैसे निभे बेर को संग, बेडौलत रसा अपने उनके फाटत अंग। मुकेश भैया कैसे चलेगा? बिल्कुल कोई अलग मामला नहीं है। देखिए, जिसके जिम्मेदारी में जो है, जिसकी जो जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष जी जो है वो रजत जयंती को गायत्री प्रसाद प्रजापति जी को संयोजक बनाया गया है, वो अपना परिपत्र जारी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने रथ यात्रा को लेकर के तमाम युवा अपने जो साथी हैं उनको बुलाया था, उनके साथ में मीटिंग किया है। रथ यात्रा का एक रूट मैप तैयार हो गया, उन्नाव होते हुए पहले चरण में कानपुर जाएगी, उसके लिए तैयारियों में जुट गए हैं। लोगों की जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। कहां परिपत्र की क्या जरूरत है? रथ यात्रा का रूट मैप तैयार कर दिया गया है और जो इंटरनल रिस्पांसिबिलिटी सबको दी जा रही है वो उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है। इसमें किस परिपत्र की आवश्यकता? अरे भैया, पार्टी वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने तो बैठक में बर्खास्त लोगों को बुला लिया, तमाम ये रार है। भाई बर्खास्त लोग, भाई वो मुख्यमंत्री जी की टीम है, मुख्यमंत्री जी जिसको चाहे उसको जिम्मेदारी दे दें। उसमें बर्खास्त और नहीं बर्खास्त की क्या बात है? जिम्मेदारी तो किसी को भी दी जा सकती है। अखिलेश समर्थक तो हैं वो, क्या अखिलेश जी के समर्थक नहीं है? बर्खास्त जितने भी युवा नेता हैं अखिलेश जी के समर्थक हैं और अखिलेश जी को फ्री हैंड है, उनको रथ यात्रा चलानी है, सरकार के कार्यकाजों को लेकर करके जनता के बीच में जाना है, जिम्मेदारी किसी को भी दे सकते हैं जी। इसमें इसमें बर्खास्त और नहीं बर्खास्त की तो कोई बात ही नहीं है। जी 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 जी, ठीक बात है। हाँ। ना पार्टी का कार्यक्रम होता है, ये मुख्यमंत्री के तौर पर तो यात्रा निकल नहीं रही, ये पार्टी के तौर पर यात्रा निकल रही है। तुम पार्टी के तौर पर तो पार्टी को इसका लेना चाहिए संज्ञान, पार्टी को चिट्ठी जारी करनी चाहिए थी। इतना बड़ा मेगा इवेंट है मुकेश भाई, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी का होता तो फिर मुख्यमंत्री के अधीन था। ये समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम है। अमिताभ भाई, जैसे अब मैं पार्टी भाई समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम है तो समाजवादी पार्टी ने संयोजक जब रजत जयंती का गायत्री प्रसाद प्रजापति को बनाया तो गायत्री प्रसाद प्रजापति अपने नीचे अधीन लोगों को अपने हिसाब से कार्य बांटेंगे। पार्टी ने ही रथ यात्रा निकालने का जो फैसला किया उसके मुखिया जो है वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव अपनी टीम को जिम्मेदारी बांटेंगे। इसमें परिपत्रों में कहां उलझा रहे हैं आप? भाई क्या रथ यात्रा पार्टी से बाहर है? क्या पार्टी के लोग शामिल नहीं होंगे रथ यात्रा में? रथ यात्रा में तो पार्टी के लोग ही शामिल होंगे। और रही बात जिम्मेदारी बांटने की, मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। रथ यात्रा जो संघर्ष चल रहा है, जी जी, ठीक है मुकेश भाई, राणा जी, अभी तक जो संघर्ष चल रहा है वह संघर्ष जी अब आपको लगता है कि थमने की स्थिति में है या अब वो मौसम आया जहां शोले और भड़केंगे? जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं ताकि सबूत सामने रहे। पार्टी ने अभी तक अपने किसी अधिकृत प्रपत्र में यह नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश रथ यात्रा निकालेगी, किसी भी पत्र में नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई पार्टी हो, मोदी जी ही यात्रा निकाले तो भी 11 अशोक रोड से चिट्ठी बनती है कि नहीं? राणा साहब, ये मामला क्या चल रहा है भाई? चाचा कह रहे अभी दिल्ली में आए, बोले हम उनके अंडर में थोड़ी ना है अखिलेश के। ये स्थिति है। वो अध्यक्ष है प्रदेश के, उनसे पूछा गया रथ यात्रा, बोले जब हमारे पास न्योता आएगा तो सोचेंगे। राणा साहब, ये कैसा मसला है? ये हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को उत्तर प्रदेश में इस सियासी घमासान में जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके लिए हम सब लोग, संविधान की एक आड़ है कि साहब उनके पास बहुमत है, वो बैठे हुए हैं। अब जहां तक पत्र की बात है, आपकी बात का जवाब ये है कि रथ यात्रा वो निकालने का पत्र अखिलेश यादव ने जारी किया था। जिस दिन उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी को पत्र लिखा था कि साहब मैं रथ यात्रा पर निकल रहा हूं,
शिवपाल यादव जी ने जो है वो अपने संगठनात्मक जो आप बता रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं, माने A to Z जो कुछ भी वो अभी भी बोल रहे थे कि जो गलत है, अनुशासनहीन है या उनके समर्थक नहीं है उनको बाहर निकाला जाएगा। अब हाई के, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हाई कोर्ट तो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। हाई कोर्ट ने आज कल कहा, आज सभी अखबारों में फ्रंट पेज पे है कि क्यों ना राष्ट्रपति ना किसी पार्टी का नहीं भैया। यानी जुडिशरी भी दुखी है, पत्रकारिता भी दुखी है, जनता भी दुखी है, लेकिन समस्या ये है कि ये और चीज उलझती जा रही है। यानी ये शोले, आपकी भाषा, ये ठंडे नहीं होंगे, ये और भड़केंगे और पता नहीं किस किस के सर फूटेंगे, किस किस के चांटे लगेंगे, कौन कितनों को बर्खास्त करेगा, बड़ी कठिनाई है। कौन किसका समर्थक है, किसने किसको पीट दिया, फिर वो नेताजी के पास जाएंगे, फिर वो वैसे होगा। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह से, एक तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये उपहास है कि क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या कि मनमोहन सिंह को हम कोसते थे, पूरा 10 साल पूरी जनता कहती थी साहब मनमोहन सिंह दोनों खेमे ये पूछ रहे हैं, शोले फिल्म की तरह कितने आदमी थे रे, फाड़ के फेंक दी जाती थी। हाँ, नहीं ये हो रहा और ये आगे और बढ़ेगा, यानी इसमें कहीं कोई कमी की कहीं गुंजाइश नहीं लग रही। अब उत्तर प्रदेश में इनके सपा कार्यालय को लॉ एंड ऑर्डर के लिए हजारों पुलिस वाले चाहिए होते हैं, तब तो जाके वो बैठक हो पाती है। अब कैसे पूरे प्रदेश में जाएंगे, कितना माहौल खराब होगा, क्या होगा, मतलब ये एक जो स्थिति है स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अब होनी चाहिए समाजवादी पार्टी, जो उनकी रथ यात्रा निकले, स्वागत। राणा साहब ठीक बात, मारूफ भाई से एक सवाल ले लूं। मारूफ खान साहब से, मारूफ खान साहब, आपकी पार्टी बहुत क्रूशियल है इस लड़ाई में। आज शिवपाल जी ने कहा, मुलायम सिंह जी इच्छा जता चुके कि कांग्रेस, अजीत सिंह, हम, नीतीश सब लोग मिलकर चुनाव लड़े। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आपको यानी कांग्रेस को चुनना हुआ उत्तर प्रदेश में, तो आप अखिलेश को चुनेंगे या शिवपाल को चुनेंगे? मारूफ खान साहब, कांग्रेस किसको चुनना चाहेगी, अखिलेश को या शिवपाल को? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, एक परिवार के तौर पर हम भी राजनीतिक हैं और दूसरे राजनीतिक परिवार जिस तरह से यहाँ के ऊपर उत्तर प्रदेश के हालात हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश का जो एक सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है वो पूरी तरह से बिखरने की कगार पर है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आज पिछले 2 महीने के कार्यकाल में आप देख रहे हैं, ये 2 महीने के कार्यकाल में लड़ाई घर से बाहर आ गई है। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा गौर करके देखें तो ये पूरे 4 वर्ष ये सरकार में इसी तरह का अंतर्द्वंद चलता रहा है। और बार बार ये बात उत्तर प्रदेश में सामने आई कि कई पावर सेंटर हैं, और जिस बात को माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी परसों की मीटिंग में, जिसमें वो बहुत ही भावुक थे, इस बात को एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि आपने जो कहा हमने वो किया, आपने जिसको कहा हमने रख लिया, आपने जिसको कहा निकाल दो हमने निकाल दिया। तो एक तरह से उन्होंने जिस प्रकार से एक शपथ ली थी कि हम संविधान की शपथ लेते हैं और जो राज्य के उसमें उचित होगा वो कार्य करेंगे, बल्कि वो ना करके जो चाचा ने कहा वो किया, जो पिताजी ने कहा वो किया, तो एक तरह से उनकी लाचारी सामने आई। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पूरे 4 साल में आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे वो खाद्य सुरक्षा का मामला रहा हो, चाहे वो किसानों का मामला रहा हो, चाहे वो इनके भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, हमने आंदोलन किए। मैंने भविष्य का सवाल किया, मैं अपनी बात भविष्य का सवाल किया है। मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ। हमने आम जनमानस को लेकर जनता के मुद्दों को उठाकर लड़ाई लड़ी है और हम अकेले चुनाव में जाने की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
आज की तारीख में यह हाइपोथेटिकल सवाल है, इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। हमने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखा है, हमने अपनी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी करी है, और जिस प्रकार से हमको जनता का समर्थन मिल रहा है, हमें नहीं ऐसा लगता है कि हमें किसी के साथ जाने का पड़ेगी। ठीक 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 ठीक। मुकेश जी से पूछने, मुकेश बहादुर जी, क्या मुख्यमंत्री या समाजवादी पार्टी, अब तो दोनों को अलग अलग पूछना पड़ता है मुझे, मुख्यमंत्री अलग पार्टी अलग, क्या मुख्यमंत्री या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ कोई चुनावी गठबंधन या समझौता या कोई समझ, अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहती है? देखिए, ये शुरू में ही मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, कोई प्रीपोल अलायंस नहीं करेंगे, न कांग्रेस के साथ न किसी अन्य दल के साथ में। अब जो है परिस्थितियां चुनाव में हमेशा बदलती हैं। कांग्रेस के साथ अगर कोई प्रीपोल अलायंस तो हो नहीं रहा, कोई अगर सब कुछ आंकड़ों का खेल होता है राजनीति में, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद ही तय होता है कि वो कोई अलायंस होगा किसी के साथ में या नहीं होगा। तो इसलिए अभी कुछ कह पाना ये मुनासिब नहीं होगा कि कोई अलायंस इस तरीके का होगा। अभी जो बात है वो मुख्यमंत्री जी ने और नेताजी ने कह रखा है कि अभी हम कोई प्रीपोल अलायंस नहीं करेंगे। मैंने ये सवाल क्यों पूछा मारूफ खान से और आपसे, मैं उसका जस्टिफिकेशन दे दूं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह जी के छोटे भाई, मुख्यमंत्री जी के चाचा, अभी कुछ देर पहले दिल्ली लैंड किए। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर कहा कि मैं चाहता हूं, पार्टी चाहती है कांग्रेस, अजीत सिंह, नीतीश और सपा मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। बोले मैं इसी के लिए कोशिश करने आया हूं दिल्ली। शिवपाल सिंह ने कहा अमिताभ जी कि मैं चाहता हूं, पार्टी चाहती है, नेताजी चाहते हैं, और इसी कोशिश में मैं दिल्ली आया हूं। वो तो देखिए, बदली हुई परिस्थितियों में शिवपाल जी ने जो कहा वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कहा, बदली हुई परिस्थितियों में वो संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसमें गलत क्या है? अभी तो कोई अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है, संभावनाएं तलाशने में तो कोई किसी को रोकता नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष है, उनका अधिकार है, वो संभावनाएं तलाश रहे हैं, और नेताजी का आदेश है। तो अगर संभावनाएं तलाश रहे, कोई महागठबंधन बनेगा तो समाजवादी पार्टी उसको फॉर्मली अनाउंस करेगी। अभी तक तो ये तय था कि प्रीपोल नहीं होगा, लेकिन अगर संभावनाएं आज से तलाशी जा रही है तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शिवपाल जी का अधिकार है। नेताजी ने उन्हें आदेशित किया होगा। अगर कोई प्री पोल या पोस्ट पोल के अलायंस की कोई संभावना बनेगी तो समाजवादी पार्टी उसको भी आपके सामने लाएगी। ये तो आज ही की बात है। मारूफ खान साहब, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो समाजवादी पार्टी जो आज पूरी तरह से 225 विधायकों के साथ सत्ता में बैठी हुई है, आज अगर उसका प्रदेश अध्यक्ष इस बात की ये बात करता है कि वो महागठबंधन, इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ये मान चुकी है कि वो सत्ता में वापसी नहीं कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये खेल चल रहा है कि इन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया और उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया, तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बर्खास्त कर दिया है, और उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से बर्खास्त करने के लिए तैयार है। तो क्या कांग्रेस जो है सरकार बनाने जा रही है क्या? निश्चित तौर पर सारे जितने आंकड़े आए आप देख लीजिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। 10 सीट बता रहा है, कोई बता रहा है, कोई राणा साहब, मारूफ खान ठीक है, नरेंद्र राणा, एक हाइपोथेटिकल बात, जिस ढंग से लड़ाई चल रही है, जिस ढंग से मोहरे निपट रहे हैं, क्या चुनाव आते आते ऐसी सूरत भी आ सकती है कि 5 ही 6 लोग बचे पार्टी में, बाकी सब एक दूसरे को बर्खास्त कर दें? राणा साहब, जो स्पीड है बर्खास्तगी की, उसको देखते हुए अनुमान लगाना चाह रहा हूं, क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि 90 दिन में केवल 5 ही 7 लोग बचे, बाकी एक दूसरे को बर्खास्त कर दें? नहीं, दिनों दिन जो स्थिति बिगड़ रही है, सुधर नहीं रही है, बिगड़ रही है, तो अब ये जहां तक बात आई कि साहब वो बर्खास्त जिनको किया गया समाजवादी पार्टी से, और वो मंत्री बना के उनको अभी भी रखे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं ठीक है विधायक मंत्री बनता है, कार्यकर्ता जो है वो तो विधायक होता नहीं, शहर कार्यकर्ता। तो वो क्या दिखाना चाह रहे हैं?
यानी अध्यक्ष बर्खास्त कर रहा है, 6 साल के लिए निकाल रहा है और मुख्यमंत्री उनको रख रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये इन दो लोगों के बीच में, अब तो तीसरा दिल्ली वाला निकल गया, तो ये स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है। और उनका ये कहना दिल्ली जाके कि वो संभावनाएं तलाशने आए हैं, यानी मुखी कमजोर हो गया है। मुख्यमंत्री अपने दम पे सत्ता में नहीं आ सकते हैं, जबकि ऐसा अखिलेश यादव ने कभी नहीं कहा। तो ये स्थिति जो बन गई है, इसमें कोई वो जाने, उनके हम तो शुरू से कहते हैं कि इसमें जो बंदर बाट है वो लूट के माल की है साहब। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से स्टैंड है कि ये झगड़ा जो है वो सत्ता का है। ये झगड़ा जो है सत्ता से जो काली कमाई की गई है, गाड़ी नहीं काली, उस कमाई का है। लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि हम आज ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि कोर्ट हमारे ऊपर कमेंट कर रहा है, हमारे ऊपर जो है पूरी प्रदेश की जनता कमेंट कर रही है। देश के कमेंट सुन लीजिए, अखबार पढ़िए, कई कई पेज के छपे पड़े हैं। तो जल्द से जल्द या तो ये मामला सुलटे, जो नहीं सुलटेगा, आप भी जानते हैं इस बात को, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमें उससे कोई लाभ होने वाला, लेकिन इस उत्तर प्रदेश का मुकेश बहादुर जी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? तो कम से कम बंद हो जाएगी। मैं स्वाति जी ये कहना चाह रहा था कि राणा जी जो है, जो कह रहे हैं कोर्ट टिप्पणी कर रही है, ये गुजरात भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है भाई। जहां जब गुजरात में डिबेट मैं तो गुजरात में मैं तो अमिताभ जी कह रहा हूँ कि आप एक दिन डिबेट है उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट में करा लीजिए। आप भारतीय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप एक दिन डिबेट करा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब से सरकार बनी है 2.5-3 साल में, इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है और अखिलेश यादव ने पिछले 2.5 साल में क्या किया है। केवल 2.5 साल का लेखा जोखा रख लीजिए और किसी भी एक भी सेक्टर ये पकड़ ले, एग्रीकल्चर, इंफ्रा, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी, मैं कहता हूं कोई सेक्टर ये खुद बता दे कि किस सेक्टर में बहस करना चाहते हैं। 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बनारस के लिए क्या किया और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया। एक सेक्टर ये 2.5 साल में बता दे। मैं ओपन बहस चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, अभी 2.5 साल में मोदी जी ने क्या किया। 24 तारीख आपस में सेक्टर है। 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देखिए, मारे आम परिवार में, देखिए परिवार परिवारों में छोटे बड़े विरोध होते रहते हैं। आप डेवलपमेंट की बहस करा लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देता हूं, आप 2.5 साल का कोई लेखा जोखा ले लीजिए, कोई सेक्टर उठा लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख को ये कहा कि हमने, आपने न्यायिक, भाई आप सुनेंगे कि नहीं? आप हमारी बात सुनिए। आपने न्यायिक 24,000 करोड़ रुपया बना रहे थे, आपको दिया गया। की टिप्पणी आप जो है वो पैसा क्यों खर्च नहीं किए? कौन सा पैसा दिया मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। आपके पास भी वापस पहुंचेंगे नरेंद्र राणा जी, आपकी भी बात सुनेंगे। दरअसल विकास का ऐसा मुद्दा है, उस पर बात कोई नहीं करना चाहता है। उस चीज को पूरी तरह से अब कहा जा सकता है कि एक तरह से भुला ही दिया गया है। हम बात कर रहे हैं क्या ये जंग थमेगी। जी हाँ, समाजवादी पार्टी में जो गतिरोध पिछले कई दिनों से चला आ रहा है, क्या वो थमेगा या फिर कोई एक नया रूप लेगा? इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास चलेंगे, उनसे हम जानेंगे। अमिताभ जी, जिस तरह से ये पूरी सियासी उठापटक इस वक्त हम इन दिनों देख रहे हैं, इसके बाद जो आगे आने वाली तस्वीरें हैं वो क्या होंगी? इन चुनौतियों से किस तरह से उबर पाएगी पार्टी, या आपको लगता है कि कोई और नया रास्ता होगा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जब आपस में ही शह और मात का खेल शुरू हो जाए, परिवार में और पार्टी में, तो समझ लो भैंस गई पानी में। ये इतिहास बताता है। परिवार में शह और मात शतरंज शुरू हो जाए, राणा साहब, मारूफ साहब, मुकेश भाई, तो भैंस पानी में गई, उसको कोई नहीं रोक सकता। एक सवाल अभी बीच में हल्का सा आया था, उसी सवाल को मैं थोड़ा विस्तार देता हूं। जब मुख्तार अंसारी की पार्टी के लिए पहली बार शिवपाल जी ने अनाउंस किया कि हमने मर्जर कर दिया, तो मुख्यमंत्री ने उस पर आपत्ति की थी और मुख्यमंत्री ने बयान दिया था
मुकेश जी के ध्यान दिलाऊं, मुख्यमंत्री ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं, हम अपने काम के बल पर जीत कर आएंगे। अब चाचा क्या कह रहे, मुख्तार को साथ ले लिया। मुलायम सिंह जी ने कहा मुख्तार ईमानदार परिवार का आदमी है, और उसके बाद चाचा दिल्ली आए तो वो कह रहे अजीत सिंह, नीतीश, कांग्रेस सबको जोड़ेंगे, उतना बड़ा गठबंधन बनाएंगे। और मुख्यमंत्री कह रहे थे हम काम के बल पर जीतेंगे, हमें किसी गठबंधन की। अब ये एक जा रहा पूरब और एक जा रहा पश्चिम, कैसे मेल होगा भैया? मुकेश जी, घर में बैठकर क्यों नहीं आपके नेता लोग तय कर लेते हैं कि क्या करना है? चौराहे पर ही फजीयत क्यों करते हैं एक दूसरे की? मुकेश जी कहिए। अमिताभ भाई, मैंने आपने चूंकि इतिहास की बात उठाई है तो मैं आपको इतिहास का दूसरा दृष्टांत भी दे देता हूं। अकबर क्यों महान हुआ? ये लगभग वैसा ही ट्रांजिशन फेज है। अगर आप दोनों की आपस में तुलना करिए तो अगर इस प्रश्न को देखा जाए, अकबर क्यों महान हुआ? अकबर जब बच्चा था तो वो गद्दी पर बैठा और सारे फैसले उस समय बैरम खान लेते थे, लेकिन अकबर जब बड़ा हुआ तो उनको सत्ता सौंपी गई, और सत्ता का अधिकार जब आता तो ये मोर और लेस ये वही ट्रांजिशन फेज है अखिलेश जी के लिए कि वो जो है जब इस सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर रहे हैं तो इस तरह के छोटे मोटे विरोधाभास आएंगे, वजीरों को तकलीफ होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुलायम सिंह जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि देखिए सारा कंट्रोल मुलायम सिंह जी के पास में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश जी ने अपने भाषण में पूरी तरीके से अपनी निष्ठा अपने पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी में दी, एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष, एज ए पिता। उन्होंने सब कुछ कहा कि पार्टी किसके, समाजवादी पार्टी की है, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो भी सलाहकार हैं, वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के लिए ये ट्रांजिशन फेज है। सत्ता का जो केंद्र है वो अखिलेश यादव जी के हाथ में इस समय जा रहा है। अखिलेश यादव जी के पास 205 विधायकों का समर्थन है, वो आज उन्होंने राज्यपाल महोदय को दे दिया। तो एक ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज में तमाम लोग सहमत होते हैं, तमाम लोग असहमत होते हैं। अब हम सबको ये समझना चाहिए कि जिसको चुनाव में जाना है, जो सीएम का चेहरा है, उसके कार्यों को लेकर के जाना है, तो सत्ता की जो सिरा है वो अखिलेश यादव जी के हाथ में देना पड़ेगा। ऐसे ही कोई अकबर महान नहीं हुआ था, जब सत्ता का धुरी उनके हाथ में आई तो अकबर को महान कहा गया। ऐसे ही अशोक के साथ हुआ, ऐसे ही पूरा इतिहास इस बात का दृष्टांत है। तो ये फेज है, ये फेज गुजर जाएगा। और सभी लोगों ने मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो अखिलेश जी के पिता है। एक मिनट भाई, देखिए मुकेश जी एक मिनट। जब अखिलेश यादव ने शपथ ली थी, मैंने कहा था ऐसे ही, राणा साहब एक मिनट, ऐसे ही एक मंच पर समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को याद होगा, मुख्यमंत्री जी को भी स्मरण होगा, मैंने कहा था अगर जलाल को अकबर बनना है तो बैरम खां को हज पे भेजना होगा। मेरी बात से समाजवादी वाले नाराज हो गए थे। ये फ्रेज तो मैंने दिया था कि जलाल तब तक अकबर नहीं बन सकता, जिन्हें इलाही, जब तक बैरम खां को हज पे नहीं भेजा जाएगा। ऐसे मुझसे तो सारे समाजवादी नाराज हो गए थे, बोले कैसी बात बोल रहे हो? मैंने वो बात आपकी सुनी। देखिए ऐसा इसमें नाराज होने की बात नहीं है अमिताभ जी। ये आपने जब बोला था मैंने भी सुना था। ये अब वो फेज है जब अखिलेश जी सत्ता की जो केंद्र है या सत्ता का जो सिरा है वो अपने हाथ में ले रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि नेताजी ये पार्टी आपकी है, आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। और एक बार जब मुख्यमंत्री उनको बनाया तो ये अखिलेश यादव जी की इनहेरेंट क्वालिटीज हैं कि उन्होंने 5 साल में विकास कर करके उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया। अगर इनहेरेंट क्वालिटी जैसे कांग्रेस की ले लीजिए, क्यों नहीं सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था? उस समय सत्ता तो वो भी सौंप सकती थी, सोनिया गांधी जी के हाथ में था। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी वो राहुल गांधी को बना सकती थी प्राइम मिनिस्टर, नहीं बनाया उन्होंने। ये किसी भी व्यक्ति की जो शासक होता है उसकी इनहेरेंट क्वालिटी होती है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुलायम सिंह जी आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन ये अखिलेश यादव जी की इनहेरेंट क्वालिटीज थी जिसने उनको एक बड़े नेता के रूप में स्टैब्लिश कर दिया उत्तर प्रदेश में और देश में। तो आप राहुल गांधी से कंपेरिजन करिए, राहुल गांधी को आज तक क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर, 3 बार यूपीए की सरकार रही, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया? क्योंकि उनको पता था कि उनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप को संभाल पाएंगे। तो हम सबको इस बात को अब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में अखिलेश यादव को स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है
अब जलाल इतने बड़े हो गए कि बैरम खां को हज पे भेज देंगे, या बैरम खां ही जलाल को हज पे भेजने के हम पे आमादा है? देखिए, जिस प्रकार से 2 बार बैरम खां को बर्खास्त किया गया, 2 बार, एक बार नहीं, एक बार उनके विभाग वापस लिए गए, एक बार बर्खास्त किया उनको। फिर उसके बाद जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मुकेश जी, ये बात इतिहास साक्षी है। कमरे की बात जब कैमरे आती है तो वह बात जो है बहुत घातक होती है, और जिस प्रकार से उसका माइक छीनना, उसका रोना, मारपीट होना, फिर उसके बाद आज सुबह वो बंगला खाली कर दिए, यानी दिनों दिन जो दिलों में इनके आपस में फ्रैक्शन हुआ है, जो घाव हुआ है, ये किस मोड़ पे जाकर रुकेगा, ये कहना बहुत 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 दुविधा की बात है। क्योंकि मुखिया जो है वो हर 2 दिन बाद फिर बुलाएगा, फिर वो नहीं मानेंगे। अब जैसे उनको आज कल गाड़ी छोड़े, आज बंगला छोड़ दिए, कल वो समाजवादी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मैं क्यों इसको, ये फोरकास्ट नहीं है, लेकिन ये 2 दल हो जाएंगे आने वाले मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर। जैसे अखिलेश यादव अपनी यात्रा लेके निकलेगा और वैसे प्री प्लान्ड होगा, क्योंकि सारे लोग मुख्यमंत्री के उसमें लगेंगे तो वो बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। ये स्थिति कमोबेश बन गई है कि ये फ्रैक्शन होगा, और शिवपाल यादव वो अपना अलग पार्टी बनाएंगे, ये अलग पार्टी बन के लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है आज की स्थिति में स्पष्ट है, नहीं उठा के वो इनको कहीं जेल में न डाल दे। बिल्कुल अमिताभ जी, आप ये मानते हैं कि आगे स्थिति और भी विस्फोटक होगी? अभी बहुत बहुत कुछ देखना बाकी होगा। नहीं, देखिए, बड़ी अच्छी बात कही नरेंद्र राणा जी ने। मारूफ खान साहब, राणा साहब इशारा कर रहे हैं कि बैरम खां दूसरा राज्य दूसरे तंबू गाड़ देंगे, हज पे नहीं जाएंगे। ये तो इतिहास अलगी ढंग से रूपांतरित हो रहा है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मंच पर। मारूफ खान साहब। मारूफ जी। नहीं, इसमें 2 बातें हैं। एक जी, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी हमारे साथी ने कहा कि अब जो है वो अकबर जवान हो रहा है और बैरम खां को हज पे बेचने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 4 साल तक जो है वो उत्तर प्रदेश को बेसहारा छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के साथ समाजवादी पार्टी ने छल कपट किया। दूसरी बात यह है कि जो हमारे साथी समाजवादी पार्टी के अभी राहुल जी के बारे में बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जो इन लोगों को, उनको सुबह और शाम नतमस्तक हो जाना चाहिए कि 325 सांसद होने के बाद भी श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनती हैं, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाती हैं। एक बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, और 10 साल यूपीए का शासन चलता है। बिल्कुल सही कहा मुकेश भाई ने कि जब चाहती राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना देते, लेकिन हमने कभी भी सत्ता की राजनीति नहीं करी है। राहुल गांधी जी ने देश सेवा के लिए वो रास्ता चुना, किसानों का, गरीबों का, मजलूमों का। वो जब चाहते प्रधानमंत्री हो जाते, लेकिन आदरणीय मनमोहन सिंह अच्छा काम कर रहे थे और पूरे 10 साल उन्होंने बेहतरीन प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया। तो इसलिए ये इस तरह की बात नहीं, बिल्कुल होती है, लेकिन ये 1 साल ही सॉफ्ट करके देख लेते राहुल जी को। पूरे विश्व में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो ये इस तरह की बात करना, आप भी सियासत कर रहे हो सत्ता के लिए। नहीं, मैं बिल्कुल कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि ये एक आदर्श प्रस्तुत किया है। हम चाहते, राहुल गांधी जी जब चाहते प्रधानमंत्री हो जाते, उसी आदर्श का परिणाम है कि राहुल गांधी जी पे दिन भर जोक और चुटकुले बनते हैं, और उनका पूरा क्यों नहीं 1 साल के लिए आपने सौंप दिया? दिन भर राहुल गांधी पे ही चुटकुले चलते हैं, उसी आदर्श का परिणाम है। आप उनको सत्ता सौंप देते और 1 साल देख लेते जिसको वो चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। ये एक मिसाल है जो पूरे विश्व, ये कोई मिसाल नहीं है। आपको पता था कि राहुल गांधी इनकॉम्पिटेंट है, आपको ये पता था, और मुलायम सिंह जी को ये पता था कि अखिलेश यादव कॉम्पिटेंट है, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी और उन्होंने अपने को एस्टैब्लिश किया।
एक मुख्यमंत्री के लिए जहां एक क्या आदर्श दूसरे प्रस्तुत के किया आपने? खून के प्यासे हो रहे हैं, वो उनको बर्खास्त कर रहे हैं, वो उनको बर्खास्त कर रहे हैं। वहां राहुल गांधी जी ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है शीला जी कि ने देश ऐसी की परफॉर्मेंस दी कि 0 सीट आई को भी दिल्ली उन्होंने में। छोड़ दिया। और इनका जो निश्चित सीएम तौर चेहरा पर है एक आदर्श उसकी है दिल्ली की जो इन परफॉर्मेंस, लास्ट पार्टियों के परफॉर्मेंस देख सामने है। लीजिए, 0। नहीं, जिस तरह से वो उत्तर ये प्रदेश आदर्श इतने प्रस्तुत किया है, यूनियन तो- टेरिटरी की चीफ मिनिस्टर विद 0 परफॉर्मेंस, उत्तर प्रदेश का सीएम फेस है। भाई, बड़ा इतना हास्यास्पद सच है एक मारूफ ट्रैक खान साहब, रिकॉर्ड है और इतनी जीरो बात सच परफॉर्मेंस। है दिल्ली कि को राहुल किसी डाल दी। गांधी को अभी एक बड़ा इम्तिहान देना है, सफल होकर दिखाना होगा, तब उनको देश में नेता मानेंगे लोग। नहीं, राहुल गांधी जी लगातार उसके प्रयास कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और निश्चित तौर पर 2019 में वो प्रधानमंत्री बने। 2019 में राहुल गांधी जी जब प्रधानमंत्री सारे बनेंगे। नंबर हाथ में थे तब तो प्रधानमंत्री बनाया नहीं। हो जाएगा, मारूफ आप भाई, हमको बता दोगे आप ज्यादा हो जाएगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं थी, हमने जिसको प्रधानमंत्री बनाया उसने अरे अच्छा काम अब्दा किया। भाई, खुद की सीट हारते हारते बची अमेठी में उनकी, अरे और कह रहे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब ये आपके कहने से थोड़ी हारते। फिर किसके कहने से मानेंगे? राणा साहब, एक मिनट मारूफ भाई, एक मिनट मुकेश भाई, राणा साहब एक अच्छा एक बात काम बताओ, कर रहे थे, उनका मैं मारूफ पूरा खान काम साहब की किया बात गया। पर कहता हूं, एक लड़के ने जी। 15 बार आईएएस का इम्तिहान दिया, एक लड़का कोई 15 बार आईएएस का इम्तिहान दे, पास ना हो तो उसको बुद्धिमान थोड़ी ना कह देंगे। अरे पास होके दिखाए तब ना काबिल बोलेंगे। राहुल गांधी को अभी पास होके दिखाना है किसी बड़े इम्तिहान में या नहीं, राणा जी? नहीं, लगातार पास हो रहे हैं, लगातार 3 अरे बार जिस आपके यहाँ से टीचर- सांसद ऐसे देखिए, हमारे मुकेश जी के जिले से होके गए। अमिताभ भाई, 2004 में भी जीत के गए, 2009 भी जीत के गए और फिर अभी कहाँ जीत पास के हो गए, रहे जीत के हैं? गए। जिस टीचर को ये लगातार प्रशांत किशोर को राहुल लाए गांधी जीत कर जा हैं रहे उसको तो हैं। एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, उससे पढ़ ही नहीं रहे। अरे क्या बात कर रहे हैं अमिताभ जी? ये राजनीतिक जीवन में जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत रहे हैं। आप देखिए, सत्ता का आना जाना जो तो आप उसको कैसे हमारे जोड़ सकते कांग्रेस के हैं? मित्र सवाल कह ये रहे है कि हैं, एक आपने मिनट, छल कपट जरा करके लोगों के साथ विश्वासघात करके 15 लाख का वादा करके लोगों के सामने जिस तरह से झूठ को एक आपने मकड़जाल अरे झूठ का उनकी बनाया, बात सुन लो, आपने मारूफ लोगों भाई, को नरेंद्र भाई की छलने बात का सुनिए, काम नरेंद्र, किया। प्लीज। देश की जनता आपके उस बहकावे में आई। आज अरे भाई मेरी बात तो सुनिए। जी नरेंद्र जी, बात अखिलेश यादव निपुण है कि राहुल गांधी निपुण है, यहाँ पे चल रही अरे थी। उनकी बात तो सुनो अभी मारूफ खान इन्होंने साहब। जो कहा कि भाई हमने क्या किया, तो हमारा काम तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव ये सिद्ध करता है कि हमारे काम को जनता ने स्वीकार किया या स्वीकार नहीं किया। हमारे पंपलेट छपवाने से, हमारे एडवर्टाइजमेंट करने से ये प्रमाणित नहीं होता कि हमने काम किया। राहुल गांधी जी जब 2 सीटें उत्तर प्रदेश में रह गई तो अपने आप ये जोक बनने लगे। उसके बाद से लगातार जितने उपचुनाव हो रहे हैं उनमें देख लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं आप आए, आगे आए भाई, कौन मना करता है, लेकिन मन में लड्डू फूटने से पेट की भूख नहीं मिटती। आपको चुनाव जीतकर दिखाना पड़ेगा। रही बात मोदी साहब की, जिनके सामने मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एक नए पैसे का, भ्रष्टाचार का कोई आरोप इस केंद्र की सरकार के किसी अरे कल मंत्री 20,000 पर भी लगा करोड़ का आरोप हो। कर अब लगा है आप नरेंद्र भाई। तमाशा कल इस पूरी देश प्रेस का जो कॉन्फ्रेंस 10 हुई है, साल कल तक के बनता अखबार उठाकर रहा, देख लीजिए। अब आप ये 20,000 पूछिए करोड़ कि ये का करेंगे क्या? घोटाला सामने आया ये है। बोलेंगे कि साहब राहुल गुजरात गांधी प्रदेश- वो 15 गुजरात लाख नहीं प्रदेश में आए आपने जिस तो तरह वो से 10 लाख घोटाला नहीं किया आए। है। अरे भाई, जो करोड़ों करोड़ रुपया आज देश की जीडीपी आज जनधन योजना दर आप कहाँ है? जानते कहाँ गए हैं पब्लिक का वो पैसा? 8.5% पे पहुंच गई, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय थी। जी। आज खजाने भरे पड़े हैं। आज आधुनिकीकरण हो रहा है देश का। हर GDP क्षेत्र छोड़ो में महाराज, अभी इसकी देश बात को कर लो। कैसे मुकेश जी कुछ बेहतर से कहना चाह रहे बेहतर हैं। किया जाए, वह काम लगातार किया जा रहा और सबको करना नरेंद्र जी, चाहिए। आप भी करिए, आप मुकेश भी बहादुर जी आप कुछ कहना चाह रहे तो हैं, पहले सुन लेते हैं ये उनको। कहना कि मोदी साहब भारतीय की और कांग्रेस के किसी नेता की तुलना कीजिए, ये ठीक नहीं है। स्वाति जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, तो उत्तर प्रदेश के प्रधानों से पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जब उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया था, इस समय उत्तर प्रदेश के प्रधानों को बुला के आप पूछ लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश के, ना उन्हें कोई पैसा अरे मिला, आप आज तक ना उन्हें बुलाइए, कोई पैसा मिला। आप कब बुलाएंगे ये तिथि हमको देखिए, बताइए। भारतीय जनता और हम भारतीय जो जनता है इस पार्टी बात ने का
खुले दिल से के चैनल पे स्वागत करते हैं। आप प्रधानों को बुलाइए और बुला के जरा बात हो जाए कि हाँ वो ऐसा मजाक को काम मिला कि नहीं मिला। ऐसा मजाक तो राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किया। कोसने से ऐसा मजाक तो हो ही नहीं सकता। काम करने का परिणाम मैं तो कह रहा हूँ ना, ये कह रहे हैं बहस करने के लिए। आज आप बुला लीजिए, 2.5 साल में बुला के उत्तर प्रदेश के लिए क्या बात किया कर लीजिए। आप बुला लीजिए। मैं बता रहा हूँ मुकेश बहादुर जी को मैंने तो आपको बताया, अभी बता दिए 50,000 करोड़ रुपया आपको दिया। हाँ, गोरखपुर में एम्स दिए। मुझे आपको क्या नहीं दिया? जिसने मांगा बिल्कुल हमने दिया। आपके नेशनल हाईवे नितिन गडकरी साहब जो है महीने में 2 दिन उत्तर प्रदेश के अंदर केवल हाईवेज एक यूनिट ये बताइए जो पावर के मामले में उत्तर प्रदेश में लगवाई हो, कितनी जो है बिजली सरप्लस उत्तर प्रदेश को दी। आप किस मामले में बात करेंगे भाई? स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में आपको क्या नहीं दिया हमने? और 50,000 करोड़ अखिलेश यादव जी ने आप खर्च ही नहीं करते। ऐसी जगहों पे आप तो खर्च करेंगे जहां तो कभी सोच नहीं जैसे सकता। बसपा ने खर्च करके जेल गए तो आप भी जाएंगे। जौनपुर तो मुकेश जी, राणा जी, दोनों लोग मुझे अपने अपने कागज भिजवा देना। दोनों लोग अपने अपने विकास के कागज भिजवा दीजिएगा भाई। इन्हें पूछो ना। बिल्कुल बिल्कुल आपको भेजेंगे ताकि अगली डिबेट में अगली बार यूनिट लगी निश्चित भिजवाएंगे। एक फैक्ट्री यहाँ इतना समय कहाँ है बहस में? एक पूछने में अमिताभ भाई कितनी देर लगती है? पूछो आप। अरे मैंने कहा आपको, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। सपा और बीएसपी दोनों एक दूसरे पर आरोप और पलटवार का जो दौर है वो लगातार कर रही है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी क्या? 1,000 करोड़ रुपए का आया तो आप आए आया क्या? आप कह रहे एक सड़क बताओ, हम कह रहे एक रिंग रोड लखनऊ साल में आप सड़क। ठीक है मुकेश जी, आ गई बात। नरेंद्र भाई आ गई। मारूफ भाई, समय नहीं है, समय कम है। आज जो बहस थी वो बहस विकास पर नहीं थी। वो बहस फैक्ट्री कितनी लगी, सड़क कितनी बनी, इस पर नहीं थी। वो बहस आज हम लेके आए थे कि देश के सबसे बड़े सूबे में राजनीतिक अस्थिरता 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल को प्रभावित करती है। हम इसलिए इस बहस को लेके आए हैं। कल भी हमने इसी भाव से बहस की थी। मेरे लिए चिंता का विषय व्यक्ति कभी नहीं, राहुल गांधी का क्या होगा ये मेरी चिंता का विषय नहीं, शिवपाल जी का क्या होगा मेरी चिंता का विषय नहीं, मेरी चिंता का विषय है 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का क्या होगा। राजनीतिक अस्थिरता किसी भी सूबे में अच्छी नहीं कही जा सकती। ठीक बात कही थी नरेंद्र राणा ने, परिवार का संघर्ष है बंद कमरे में निपटाओ, बड़े बूढ़े हमको यही सिखा गए। मैं मुकेश बहादुर की इस बात से सहमत हूं। हर परिवार में कुछ ना कुछ संकट हो सकता है, लेकिन मित्र वो संकट दरवाजा बंद करके निपटाया जाता है। चौराहे पर तख्त बिछा के तलवारें नहीं चलाई जानी चाहिए। संकट है तो दरवाजा बंद करके निपटाइए। उस दिन 3 ही लोग बोले, नेताजी बोले, शिवपाल जी बोले, अखिलेश जी बोले। अरे जब 3 ही को बोलना था तो 1600 का मजमा क्यों जोड़ा? अपने घर में ही बैठ लेते, इतने बड़े बड़े कमरे हैं। अरे भाई 30 बाई 30 के कमरे हैं, 20 बाई 20 के कमरे हैं, 3 लोग नहीं बैठ पाते। वहां सोफे भी अच्छे पड़े हैं, एयर कंडीशन भी है, मामला है पूरा, काजू बादाम की व्यवस्था है, तो घर पे क्यों नहीं बैठ लिए? और जो निपटा लेते, और बिहार की में एक शब्द है पूरब में, पूरब से शुरू हो जाता है भोजपुरी में, फरिया लेते आपस में। ये देश भर में परिस्थिति क्यों निर्माण हुई? और एक बात मारूफ खान साहब आपसे कहूंगा, वो बात अखिलेश यादव पर भी लागू है, वो बात राहुल गांधी पर भी लागू है, वो बात सब पर लागू है। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, सब जिनके नाम लिए उन पर भी, जिनके नहीं लिए उन पर भी। जवाहरलाल की बेटी के नाते इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद तो मिल गया, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने अपना इम्तिहान खुद दिया
तो देश ने नेता तब माना। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं। जाने कैसे कैसे हो गए। देश नेता नहीं मानता, प्रदेश नेता नहीं मानता। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री रह लिए। नरेंद्र राणा जी को याद होगा, आपको भी याद होगा, मुकेश जी को याद होगा, जिनका नाम आज पूछ लो तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को याद नहीं होगा। नहीं याद होगा आप लोगों को सबके नाम। क्यों? मुख्यमंत्री तो वो भी रहे, यही कुर्सी मेज उनके पास भी रही जो अखिलेश भैया के पास है। इस देश में प्रधानमंत्री भी बहुत हुए, मेरे ख्याल से 15-16 तो हो ही गए। किसी से नेशनल हाईवे नितिन गडकरी साहब जो है महीने में 2 दिन उत्तर प्रदेश के अंदर केवल हाईवेज एक यूनिट ये आप जो पावर के मामले में प्रदेश में लगवाई हो, कितनी जो है बिजली सरप्लस उत्तर प्रदेश को दी। आप किस मामले में बात करेंगे भाई? स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में आपको क्या नहीं दिया हमने? और 50,000 करोड़ रुपए यादव जी ने आप खर्च ही नहीं करते। ऐसी जगहों पे आप तो खर्च करेंगे जहां तो कभी सोच नहीं जैसे सकता। बसपा ने खर्च करके जेल गए कन्नौज, जौनपुर, तो मुकेश जी, राणा जी, दोनों लोग मुझे अपने अपने कागज भिजवा देना। दोनों लोग अपने अपने विकास के कागज भिजवा दीजिएगा भाई। इन्हें पूछो ना। बिल्कुल बिल्कुल आपको भेजेंगे ताकि अगली डिबेट में अगली यूनिट लगी है, निश्चित भिजवाएंगे। एक फैक्ट्री। यहाँ इतना समय कहाँ है बहस में? एक पूछने में अमिताभ भाई कितनी देर लगती है? पूछो आप। अरे मैंने कहा आपको, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। सपा और बीएसपी दोनों एक दूसरे पर आरोप और पलटवार का जो दौर है वो लगातार कर रही है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी क्या? 1000 करोड़ रुपए का आया तो आप आए आया क्या? आप करें एक सड़क बताओ, हम करें एक रिंग रोड लखनऊ। ठीक है मुकेश जी, आ गई बात। नरेंद्र भाई आ गई। मारूफ भाई, समय नहीं है, समय कम है। आज जो बहस थी वो बहस विकास पर नहीं थी। वो बहस फैक्ट्री कितनी लगी, सड़क कितनी बनी, इस पर नहीं थी। वो बहस आज हम लेके आए थे कि देश के सबसे बड़े सूबे में राजनीतिक अस्थिरता 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल को प्रभावित करती है। हम इसलिए इस बहस को लेके आए। कल भी हमने इसी भाव से बहस की थी। मेरे लिए चिंता का विषय व्यक्ति कभी नहीं, राहुल गांधी का क्या होगा ये मेरी चिंता का विषय नहीं, शिवपाल जी का क्या होगा मेरी चिंता का विषय नहीं, मेरी चिंता का विषय है 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का क्या होगा। राजनीतिक अस्थिरता किसी भी सूबे में अच्छी नहीं कही जा सकती। ठीक बात कही थी नरेंद्र राणा ने, परिवार का संघर्ष है बंद कमरे में निपटाओ, बड़े बूढ़े हमको यही सिखा गए। मैं मुकेश बहादुर की इस बात से सहमत हूं। हर परिवार में कुछ ना कुछ संकट हो सकता है, लेकिन मित्र वो संकट दरवाजा बंद करके निपटाया जाता है। चौराहे पर तख्त बिछा के तलवारें नहीं चलाई जानी चाहिए। संकट है तो दरवाजा बंद करके निपटाइए। उस दिन 3 ही लोग बोले, नेताजी बोले, शिवपाल जी बोले, अखिलेश जी बोले। अरे जब 3 ही को बोलना था तो 1600 का मजमा क्यों जोड़ा? अपने घर में ही बैठ लेते, इतने बड़े बड़े कमरे हैं। अरे भाई 30 बाई 30 के कमरे हैं, 20 बाई 20 के कमरे हैं, 3 लोग नहीं बैठ पाते। वहां सोफे भी अच्छे पड़े हैं, एयर कंडीशन भी है, मामला है पूरा, काजू बादाम की व्यवस्था है, तो घर पे क्यों नहीं बैठ लिए? और जो निपटा लेते। और बिहार की में एक शब्द है पूरब में, पूरब से शुरू हो जाता है भोजपुरी में, फरियाना, फरिया लेते आपस में। ये देश भर में परिस्थिति क्यों निर्माण हुई? और एक बात मारूफ खान साहब आपसे कहूंगा, वो बात अखिलेश यादव पर भी लागू है, वो बात राहुल गांधी पर भी लागू है, वो बात सब पर लागू है। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, सब जिनके नाम लिए उन पर भी, जिनके नहीं लिए उन पर भी। जवाहरलाल की बेटी के नाते इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद तो मिल गया, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने अपना इम्तिहान खुद दिया
तो देश ने नेता तब माना। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं। जाने कैसे कैसे हो गए। देश नेता नहीं मानता, प्रदेश नेता नहीं मानता। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री रह लिए। नरेंद्र राणा जी को याद होगा, आपको भी याद होगा, मुकेश जी को याद होगा, जिनका नाम आज पूछ लो तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को याद नहीं होगा। नहीं याद होगा आप लोगों को सबके नाम। क्यों? मुख्यमंत्री तो वो भी रहे, यही कुर्सी मेज उनके पास भी रही जो अखिलेश भैया के पास है। इस देश में प्रधानमंत्री भी बहुत हुए, मेरे ख्याल से 15-16 तो हो ही गए। किसी से नेशनल हाईवे नितिन गडकरी साहब जो है महीने में 2 दिन उत्तर प्रदेश के अंदर केवल हाईवेज एक यूनिट ये बताइए जो पावर के मामले में प्रदेश में लगवाई हो, कितनी जो है बिजली सरप्लस उत्तर प्रदेश को दी। आप किस मामले में बात करेंगे भाई? स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में आपको क्या नहीं दिया हमने? और 50,000 करोड़ रुपए यादव जी ने आप खर्च ही नहीं करते। ऐसी जगहों पे आप खर्च करेंगे जहां तो कभी सोच नहीं जैसे सकता। बसपा ने खर्च करके जेल गए थे, आप भी जौनपुर, तो मुकेश जी, राणा जी, दोनों लोग मुझे अपने अपने कागज भिजवा देना। दोनों लोग अपने अपने विकास के कागज भिजवा दीजिएगा भाई। इन्हें पूछो ना। बिल्कुल बिल्कुल आपको भेजेंगे ताकि अगली डिबेट में अगली साल में यूनिट लगी हो निश्चित भिजवाएंगे। एक फैक्ट्री। यहाँ इतना समय कहाँ है बहस में? एक पूछने में अमिताभ भाई कितनी देर लगती है? पूछो आप। अरे मैंने बिल्कुल, कहा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैंने सपा और बीएसपी दोनों एक दूसरे पर आरोप और पलटवार का जो दौर है वो लगातार कर रही है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी क्या? 1000 करोड़ रुपए का आया तो आप आए चुनाव आया क्या? आप कह रहे हैं एक सड़क बताओ, हम कह रहे हैं एक रिंग रोड लखनऊ में 2.5 साल में आप सड़क ठीक है मुकेश जी, आ गई बात। नरेंद्र भाई आ गई मारूफ भाई, समय नहीं है, समय कम है। आज जो बहस थी वो बहस विकास पर नहीं थी। वो बहस फैक्ट्री कितनी लगी, सड़क कितनी बनी, इस पर नहीं थी। वो बहस आज हम लेके आए थे कि देश के सबसे बड़े सूबे में राजनीतिक अस्थिरता 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल को प्रभावित करती है। हम इसलिए इस बहस को लेके आए। कल भी हमने इसी भाव से बहस की थी। मेरे लिए चिंता का विषय व्यक्ति कभी नहीं, राहुल गांधी का क्या होगा ये मेरी चिंता का विषय नहीं, शिवपाल जी का क्या होगा मेरी चिंता का विषय नहीं, मेरी चिंता का विषय है 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का क्या होगा। राजनीतिक अस्थिरता किसी भी सूबे में अच्छी नहीं कही जा सकती। ठीक बात कही थी नरेंद्र राणा ने, परिवार का संघर्ष है बंद कमरे में निपटाओ, बड़े बूढ़े हमको यही सिखा गए। मैं मुकेश बहादुर की इस बात से सहमत हूं, हर परिवार में कुछ ना कुछ संकट हो सकता है, लेकिन मित्र वो संकट दरवाजा बंद करके निपटाया जाता है। चौराहे पर तख्त बिछा के तलवारें नहीं चलाई जानी चाहिए। संकट है तो दरवाजा बंद करके निपटाइए। उस दिन 3 ही लोग बोले, नेताजी बोले, शिवपाल जी बोले, अखिलेश जी बोले। अरे जब 3 ही को बोलना था तो 1600 का मजमा क्यों जोड़ा? अपने घर में ही बैठ लेते, इतने बड़े बड़े कमरे हैं। अरे भाई 30 बाई 30 के कमरे हैं, 20 बाई 20 के कमरे हैं, 3 लोग नहीं बैठ पाते। वहां सोफे भी अच्छे पड़े हैं, एयर कंडीशन भी है, मामला है पूरा, काजू बादाम की व्यवस्था है, तो घर पे क्यों नहीं बैठ लिए? और जो निपटा लेते, और बिहार की में एक शब्द है पूरब में, पूरब से शुरू हो जाता है भोजपुरी में, फरियाना, फरिया लेते आपस में। ये देश भर में परिस्थिति क्यों निर्माण हुई? और एक बात मारूफ खान साहब आपसे कहूंगा, वो बात अखिलेश यादव पर भी लागू है, वो बात राहुल गांधी पर भी लागू है, वो बात सब पर लागू है। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, सब जिनके नाम लिए उन पर भी, जिनके नहीं लिए उन पर भी। जवाहरलाल की बेटी के नाते इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद तो मिल गया, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने अपना इम्तिहान खुद दिया
तो देश ने नेता तब माना। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं। जाने कैसे कैसे हो गए। देश नेता नहीं मानता, प्रदेश नेता नहीं मानता। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री रह लिए। नरेंद्र राणा जी को याद होगा, आपको भी याद होगा, मुकेश जी को याद होगा, जिनका नाम आज पूछ लो तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को याद नहीं होगा। नहीं याद होगा आप लोगों को सबके नाम। क्यों? मुख्यमंत्री तो वो भी रहे, यही कुर्सी मेज उनके पास भी रही जो अखिलेश भैया के पास है। इस देश में प्रधानमंत्री भी बहुत हुए, मेरे ख्याल से 15-16 तो हो ही गए। किसी से नेशनल हाईवे नितिन गडकरी साहब जो है महीने में 2 दिन उत्तर प्रदेश के अंदर केवल हाईवे एक यूनिट ये बताइए जो पावर के मामले में उत्तर प्रदेश में लगवाई हो, कितनी जो है बिजली सरप्लस उत्तर प्रदेश को दी। आप किस मामले में बात करेंगे भाई? स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में आपको क्या नहीं दिया हमने? और 50,000 करोड़ रुपए यादव जी ने आप खर्च ही नहीं करते। ऐसी जगहों पे आप खर्च करेंगे जहां तो कभी सोच नहीं जैसे सकता। बसपा ने खर्च करके जेल गए थे, आप भी जौनपुर तो मुकेश जी, राणा जी, दोनों लोग मुझे अपने अपने कागज भिजवा देना। दोनों लोग अपने अपने विकास के कागज भिजवा दीजिएगा भाई। इन्हें पूछो ना। बिल्कुल बिल्कुल आपको भेजेंगे ताकि अगली डिबेट में अगली बार यूनिट लगी निश्चित भिजवाएंगे। एक फैक्ट्री यहाँ इतना समय कहाँ है बहस में? एक पूछने में अमिताभ भाई कितनी देर लगती है? पूछो आप। अरे मैंने कहा आपको, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। सपा और बीएसपी दोनों एक दूसरे पर आरोप और पलटवार का जो दौर है वो लगातार कर रही है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी क्या? 1000 करोड़ रुपए का आया तो आप आए आया क्या? आप कह रहे एक सड़क बताओ, हम कह रहे एक रिंग रोड लखनऊ साल में आप सड़क। ठीक है मुकेश जी, आ गई बात। नरेंद्र भाई आ गई मारूफ भाई, समय नहीं है, समय कम है। आज जो बहस थी वो बहस विकास पर नहीं थी, वो बहस फैक्ट्री कितनी लगी, सड़क कितनी बनी, इस पर नहीं थी। वो बहस आज हम लेके आए थे कि देश के सबसे बड़े सूबे में राजनीतिक अस्थिरता 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल को प्रभावित करती है। हम इसलिए इस बहस को लेके आए। कल भी हमने इसी भाव से बहस की थी। मेरे लिए चिंता का विषय व्यक्ति कभी नहीं, राहुल गांधी का क्या होगा ये मेरी चिंता का विषय नहीं, शिवपाल जी का क्या होगा मेरी चिंता का विषय नहीं, मेरी चिंता का विषय है 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का क्या होगा। राजनीतिक अस्थिरता किसी भी सूबे में अच्छी नहीं कही जा सकती। ठीक बात कही थी नरेंद्र राणा ने, परिवार का संघर्ष है बंद कमरे में निपटाओ, बड़े बूढ़े हमको यही सिखा गए। मैं मुकेश बहादुर की इस बात से सहमत हूं, हर परिवार में कुछ ना कुछ संकट हो सकता है, लेकिन मित्र वो संकट दरवाजा बंद करके निपटाया जाता है। चौराहे पर तख्त बिछा के तलवारें नहीं चलाई जानी चाहिए। संकट है तो दरवाजा बंद करके निपटाइए। उस दिन 3 ही लोग बोले, नेताजी बोले, शिवपाल जी बोले, अखिलेश जी बोले। अरे जब 3 ही को बोलना था तो 1600 का मजमा क्यों जोड़ा? अपने घर में ही बैठ लेते, इतने बड़े बड़े कमरे हैं। अरे भाई 30 बाई 30 के कमरे हैं, 20 बाई 20 के कमरे हैं, 3 लोग नहीं बैठ पाते। वहां सोफे भी अच्छे पड़े हैं, एयर कंडीशन भी है, मामला है पूरा, काजू बादाम की व्यवस्था है, तो घर पे क्यों नहीं बैठ लिए? और जो निपटा लेते, और बिहार की में एक शब्द है पूरब में, पूरब से शुरू हो जाता है भोजपुरी में, फरियाना, फरिया लेते आपस में। ये देश भर में परिस्थिति क्यों निर्माण हुई? और एक बात मारूफ खान साहब आपसे कहूंगा, वो बात अखिलेश यादव पर भी लागू है, वो बात राहुल गांधी पर भी लागू है, वो बात सब पर लागू है। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, सब जिनके नाम लिए उन पर भी, जिनके नहीं लिए उन पर भी। जवाहरलाल की बेटी के नाते इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद तो मिल गया, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने अपना इम्तिहान खुद दिया
तो देश ने नेता तब माना। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं। जाने कैसे कैसे हो गए। देश नेता नहीं मानता, प्रदेश नेता नहीं मानता। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री रह लिए। नरेंद्र राणा जी को याद होगा, आपको भी याद होगा, मुकेश जी को याद होगा, जिनका नाम आज पूछ लो तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को याद नहीं होगा। नहीं याद होगा आप लोगों को सबके नाम। क्यों? मुख्यमंत्री तो वो भी रहे, यही कुर्सी मेज उनके पास भी रही जो अखिलेश भैया के पास है। इस देश में प्रधानमंत्री भी बहुत हुए, मेरे ख्याल से 15-16 तो हो ही गए। किसी से तो 5 से आगे नाम याद नहीं आते। क्यों? वो स्ट्रेचर पाना पड़ता है, वो ट्रांसफरेबल नहीं। कोई भी पिता पुत्र को नहीं दे सकता, कोई मां पुत्र को नहीं दे सकती, कोई गुरु शिष्य को नहीं दे सकता। वो तो खुद ही इम्तिहान देना होगा। इसीलिए मैंने कहा था, पर लड़का 5 बार आईएएस में बैठा और अगर पास नहीं हुआ तो उसके माथे पर तिलक कैसे लगा दूं? अरे पास होगा तब ना कहूंगा कि हां लड़का काबिल है। क्या राहुल गांधी ने वो इम्तिहान दे दिया या अखिलेश जी ने वो इम्तिहान दे दिया? अगर मुकेश बहादुर मुझसे कहेंगे कि नहीं अखिलेश जी दे चुके तो गलत बात है। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि 12 का चुनाव मेरा था, अखिलेश का नहीं। इसका मतलब यह चुनाव पहला चुनाव होगा 17 का, जब अखिलेश यादव इम्तिहान में बैठेंगे। क्योंकि कल ही मुलायम सिंह जी ने कहा कि 12 का इम्तिहान मेरा था, वोट मेरे ऊपर मिला, बात खत्म। यानी वो इम्तिहान नेताजी ने दिया, अखिलेश जी पहली बार इम्तिहान देंगे। ये इम्तिहान कल्याण सिंह को भी देना पड़ा। नरेंद्र राणा को याद होगा, 35 साल लगे थे एक कल्याण सिंह को बनने में। ये इम्तिहान राजनाथ सिंह को देना पड़ा। इस इम्तिहान को दिए बिना कोई बड़ा नेता नहीं हो सकता। बहादुर को देना पड़ा, कमलापति को देना पड़ा, सबको देना पड़ा। आप बड़े नेता बनना चाहते हैं तो वटवृक्षों की छाया से काम नहीं चलेगा। और इस बात से मैं सहमत हूं मुकेश बहादुर की कि संक्रमण काल है, पीढ़ी का हस्तांतरण है, लेकिन मुकेश जी पीढ़ी का हस्तांतरण राजतंत्र की तरह नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में पीढ़ीगत हस्तांतरण थोड़ा सलीके से होता है। यहां कमर के नीचे बात हो रही है, थोड़ी गंदगी ज्यादा फैल रही है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूं, एक पत्रकार के नाते भी और उत्तर प्रदेश के नागरिक के नाते भी, मुझे खराब लगा कि मेरे सूबे के मुख्यमंत्री के साथ इतनी बड़ी मजलिस में यह व्यवहार किया जाए। वो आपके लिए नेता हो सकते हैं पार्टी के, किसी के लिए परिवार के हो सकते हैं, मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये व्यवहार ठीक नहीं। और मैं हैरान हूं, 4.5 साल, 4.25 साल आपने जिसको घोड़े पर बैठा के रखा, सर पे मुकुट रख के, आज ऐन जब इम्तिहान का वक्त आया तो आपने उसका जो वो था एडमिशन कार्ड, वो जेब में अंदर रख लिया, बोले नहीं देंगे। अजब तमाशा है। 4.25 साल उसको आगे रखा और जब मौका आया तो उसका एडमिट कार्ड जेब में छुपा के रख लिया, बोले ना। ये रास्ता ठीक नहीं है, न प्रदेश के लिए न देश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है। सिर्फ ये कहने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो इम्तिहान देना होगा, जरूर देना होगा, और इन आंतरिक चुनौतियों से निपटना सबसे बड़ी बात होगी। इस रार से दूर जाना होगा। चुनौतियां बहुत है निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पास। इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है, क्या तस्वीर आगे की बनेगी, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश बहादुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र राणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मारूफ खान जी आपका भी शुक्रिया, और अमिताभ अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। आगे के न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।